नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। इसके बीच पंचायत चुनाव की मतगणना हुई तो उसके लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ताकीद किया कि चुनाव नतीजे आने के बाद विजय जुलूस या समारोह का कोई आयोजन ना कराए ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। लेकिन इन तमाम निर्देशों के बाद भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से विजय जुलूस निकाला गया। कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जीत के बाद प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ साथ गली गली घूमकर जीत का जश्न मनाया। जश्न के आगे लोगों ने जिंदगी की परवाह तक छोड़ दी। अब ऐसे में ये लापरवाही जिंदगी पर कितनी भारी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि तमाम पाबंदियों के बावजूद आखिर जुलूस क्यों निकला, कैसे निकला, क्या ऐसे जीतेंगे कोरोना से हम जंग? इन सवालों पर हम करेंगे बहस, क्योंकि असल में जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की और प्रशासनिक अमले की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी समाज की भी होती है। आपने अगर जीत लिया है तो जश्न मनाना जरूरी नहीं है, काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दिया गया है। पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें जिस पद के लिए जो उठा था और उसको अगर जीत मिली है तो अगले 5 साल उस जिम्मेदारी को वो निभाए। सबसे प्रमुख और अहम और इस वक्त की तत्काल मांग की जिम्मेदारी यह है कि हम संक्रमण से लड़ें, हम चेन को तोड़ें। उसमें सरकार अपना काम कर रही है या फिर निर्देश दिया गया था कि आपको भी जुलूस ना निकालने के लिए ताकीद किया जाता है। तो आखिर कौन लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है? हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर क्यों इस तरीके से हमें चर्चा करनी पड़ रही है। इन 6 तस्वीरों को आप देखिए। विजय जुलूस भी निकल रहा, जीत के बाद जश्न मनाने का कोई नया भी तरीका हो सकता है। उसके साथ साथ बाइक रैली भी निकाली जा रही है, बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा है। और आगरा की वो तस्वीर देखिए, यानी विजय जुलूस जिसको लेकर पाबंदी लगाई गई थी। उसके अलावा यह भी कहा गया था कि किसी समारोह का कोई आयोजन नहीं होगा जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग मानने और सुनने को तैयार नहीं है। कई तस्वीरें और भी निकल कर आ रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। पंचायत चुनाव में जो जीत गए वो जश्न मनाने से बाज नहीं आ रहे। ना तो प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की अपने समर्थकों से वो कहते या उनसे गुहार लगाते या फिर उनसे अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि आप जश्न अभी मत मनाइए, अभी आपदा का दौर है। हमने चुनाव तो जीत लिया है और आगे हम जिम्मेदारी निभाएंगे। जो हमें काम करने की जिम्मेदारी जनता ने दी है, लोगों ने भरोसा जताया है। लेकिन अभी आपको एक भरोसा फिर से कायम करना होगा कि आप कम से कम निर्देशों का पालन करें, आप संक्रमण को और बढ़ने से रोकें। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस जो कि एक नए म्यूटेशन के साथ, एक नए बदलाव के साथ आया है, जिसमें तमाम तरह के सिम्टम्स हैं, जिसमें कहीं से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। अब उस तरीके की स्थिति नहीं है कि आपको सीधा कनेक्शन में आना ही है, जिसके साथ अगर संक्रमण में आप आ जाते हैं, जिसको संक्रमण है, तो ही आप संक्रमित हो पाएंगे। एयरबॉर्न की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही, वहां पर जरूरी होता है कि कम से कम लोग जिम्मेदारी निभाएं। दूसरा पहलू यहां पर यह भी कि जो प्रशासनिक अमला है उसने कई जगहों पर लोगों से निवेदन किया, कई जगहों पर लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं या कुछ एक्शन भी लिए गए। एक प्रत्याशी को गिरफ्तार भी किया गया क्योंकि वहां पर वो हजारों लोगों की भीड़ लेकर जश्न मना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन सिर्फ ये 1-2 घटनाएं हैं। प्रशासनिक अमले को भी अब सख्ती बरतनी होगी क्योंकि लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। क्योंकि पंचायत चुनाव के परिणाम जो कि लगातार आते रहे और उस बीच में लोगों का जमावड़ा, वो चाहे काउंटिंग सेंटर की बात कर लें या फिर प्रत्याशी के घर की बात कर लें या किसी और जगह की बात कर लें, वहां पर वैसे ही दिखाई दिया। और ये अपने आप में एक खतरा जो है उसकी घंटी बजाते हुए, क्योंकि अगर इस तरीके से लोगों की गैदरिंग होती रही तो गांव हो, शहर हो, हर जगह पर संक्रमण का दायरा बढ़ता दिख रहा है। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर, उन्नाव, महाराजगंज, अयोध्या, आगरा, बहराइच, ये सिर्फ 6 जगहों की घटनाएं नहीं हैं। इन 6 जगहों में भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीर दिखाई दी, वो चाहे पूर्वांचल का हिस्सा हो, वो चाहे पश्चिमांचल का हिस्सा हो। सबसे अहम बात यह है कि लोग बाकायदा, जब कोर्ट ने निर्देशित किया है, सरकार ने अपनी तरफ से लॉकडाउन की व्यवस्था की है, जिसको बढ़ाया भी गया है आंशिक तौर पर, और सरकार की तरफ से भी निर्देश किया गया था कि आप बहुत कम संख्या में जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ना हो वो काउंटिंग सेंटर के अंदर या उसके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर कोई जीतता भी है तो अपने घर पे भी कोई जश्न नहीं मनाएगा, सड़क पर वो जुलूस लेकर नहीं निकलेगा, बाइक रैली नहीं निकालेगा। लेकिन इन चीजों का कोई असर दिखाई नहीं दिया है। हमारे साथ इस वक्त सुधाकर सिंह कश्यप साहब, जो कि पूर्व राज्य मंत्री हैं सपा के, वो जुड़ चुके हैं। वो स्वागत है कश्यप साहब आपका। और डॉक्टर संदीप पाटिल हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। वो स्वागत है डॉक्टर संदीप पाटिल आपका। सबसे पहले
डॉक्टर संदीप पाटिल, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। प्रशासन, सरकार, राजनेता, उन लोगों से तो जब सवाल होंगे तो अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है? लोग जश्न मनाते हुए ये भूल जा रहे हैं कि संक्रमण उनको भी हो सकता है और उनके जरिए तमाम लोगों को हो सकता है और सबकी जिंदगी का सवाल है। ये खतरा बहुत साधारण या छोटा नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाके आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। जी, अगर देखा जाए तो आज का पैंडेमिक और 2020 में बहुत फर्क है, 21 और 20 में। ये सही में 21 होके आया है। हम लोग हमेशा 19-20 की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 20-21 की बात हो रही है। 20-21 के बाद के साथ साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से लोग जो जीते हैं उनको उस तरीके से इस चीज़ों को मना रहे हैं या उसका भीड़ इकट्ठा होकर जिस तरीके से चीज़ें की जा रही है, ये बहुत ही घातक और खतरनाक स्तर की लेवल की बातें हैं। ये होना नहीं चाहिए। लोगों को अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। अल्टीमेटली आप वहाँ पे तो जश्न मना तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप जब घर जाएंगे तो आप पहले अपने परिवार का ख्याल करिए। बिल्कुल। आप अगर आप इन्फेक्ट होते हो अकेले, आप अकेले नहीं हो रहे हो, आप पूरे परिवार को साथ में लेके हो रहे हो। आज की डेट में ऑक्सीजन की कमतरता है, आज की डेट में बेड्स की कमतरता है, मेडिकेशन मेडिसिन की कमी है। तो आप अगर कोई एक आदमी होता है तो उसके लिए बेड लाना मुश्किल है, और इसी सिलसिले में अगर आपका पूरा परिवार हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? तो ये जश्न मनाने से पहले आपके परिवार का पहले ख्याल कीजिए और उसके बाद अपने प्रदेश का। जिएंगे तो और भी जश्न मनाएंगे, लेकिन आज की घड़ी ये जश्न मनाने की नहीं है। आज की घड़ी आप घर में बैठ के जश्न मनाइए, उसमें खुशी की बात है। देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर संदीप पाटिल, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि वायरस तो 21 बनकर आ गया, स्मार्ट बनकर आ गया, लेकिन हमारी सोच स्मार्ट नहीं हो पा रही है। हम उसमें 21 का इजाफा नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर लोगों को सोचना होगा कि जिंदगी रहेगी तभी जश्न मनाएंगे, या फिर वो कैंडिडेट जो आज जश्न मना रहे हैं, पता नहीं 5 साल वो जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, जिस जिम्मेदारी के लिए उनको जनता ने चुना है या भरोसा किया है। लेकिन सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी तो यही थी कि वो अपने जीत को जश्न के तौर पर नहीं देखते, बल्कि ये सोचते कि कोरोना काल में भी जनता ने उन पर अगर भरोसा किया है तो उनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। और अगर वो यहां पर खुद भी अपने ऊपर संयम रखते, अपने समर्थकों को भी समझाते, तो लगता कि वो वाकई जिम्मेदार व्यक्ति हैं और 5 साल बाकी जिम्मेदारियां भी वो निभाएंगे। सुधाकर जी, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर बड़ा अपने आप में दिलचस्प भी हो जाता है और एक जिम्मेदारी अलग तरीके की भी हो जाती है। राजनीति भी करनी है, पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ेंगे भी, लेकिन एक रोल आम जनता का भी होता है और जनप्रतिनिधि का भी होता है। यहां पर क्यों वो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि नहीं निभा पा रहे? पंच चुने गए हैं, पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें जो जीता है वो क्यों भूल जाता है कि जश्न मनाने का ये मौका है नहीं? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष है जी, वो शालीनता से है, उसको कोई हर्ष उल्लास करने का नहीं तो कोई मन है, क्योंकि देश का जनमानस आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता जी, इस तरीके की हरकत नहीं कर रहा है। और जहां तक मुकदमे और गिरफ्तारी की बात की जा रही है, कोरोना पॉजिटिव लोगों की मदद की बात की जा रही है, वहां विपक्ष के लोग अगर सड़कों पर उतरकर मदद करने का काम कर रहा है तो धारा 188 के उल्लंघन के तहत उन्हीं पे मुकदमा कायम किया जा रहा है जो लोग मदद की बात कर रहे हैं। मैं आपको हाल ही की बात बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र खतौली की घटना है। वहां के जो थानाध्यक्ष हैं एचएन सिंह नाम के, वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरफा लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी समर्पित है या अन्य दलों से समर्पित लोग हैं, उनके साथ पूरा लाठीचार्ज का सदुपयोग करने का वो लोग काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष के, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो निराधार वहां खड़े होकर फूल माला घेर के बड़े जबरदस्त तरीके से स्वागत करा रहे हैं। तो ये निंदनीय बात है। सुधाकर जी, आपकी कुछ बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे दुख के साथ इस पर असहमति जाहिर करनी पड़ रही है कि आपने पूरे विपक्ष को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया आपने इस कमेंट में कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया, फिर ये तर्क किस आधार पर दिया जा रहा है कि जो परिणाम आए हैं बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल आए हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो हुआ है सत्ता पक्ष से जनता निराश है, इसलिए बाकी लोग जीते हैं। और अगर जीते वो लोग हैं
जो कि विपक्ष के साथ हैं या विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो जश्न क्या बीजेपी के लोग या बाकी अन्य किसी ग्रह के लोग मना रहे हैं? फिर तो यह तर्क नहीं समझ में आएगा ना। आप ये कहते हैं कि कोई भी मना रहा है गलत है, तो अच्छा होता। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं उसका भी उत्तर आपको देना चाहता हूँ। यह चैनल को तमाम दुनिया के लोग देख रहे हैं। देखिए, जो लोग आज परेशान हैं, जो देश और प्रदेश का जनमानस जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में हराने का काम हुआ है, उस तरीके से सुधाकर जी 2022 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। आप हो सकते हैं। मैं नहीं, आप मैं पूरा सुनूंगा, लेकिन मैं बड़ा तार्किक चर्चा करता हूं। आपने ये कहा ना कि विपक्ष का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, तो फिर आप ये किस मुंह से कह सकते हैं, या तमाम लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी की करारी हार हुई है पंचायत चुनाव में, तो जीतने वाले या तो बीजेपी के होंगे, जो जश्न मना रहे हैं वो सारे बीजेपी के हैं। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहा अभी इतनी भारतीय जनता पार्टी डाउन हुई है? पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ी हुआ है। कई छोटी मोटी जगहों पे हुआ है जहां लोगों में जोश था। वहां समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्पित प्रत्याशी रहे हैं और वो लोग जीते हैं, तो उन्हीं के ऊपर तो लाठीचार्ज किया जा रहा है। और किस पे किया जा रहा है? अगर कहीं की रिपोर्ट है तो आप दिखा दीजिए मौके पे। भाई रिपोर्ट तो मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूं, मैं दिखा ही रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे नहीं ना, आप सीधा एक ही देखेंगे। मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल था। एक तरफ आप ही लोग दावा कर रहे हैं कि जनता इतनी ज्यादा नाराज है, इस वजह से उसने चुनाव में, पंचायत चुनाव में बीजेपी के तमाम कैंडिडेट, जो समर्थित कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ वोट किया है और उनकी करारी हार हो गई है। तो जश्न मनाने वाले कौन है भाई? ये इसका जवाब तो देते तो बेहतर होता। बहरहाल डॉक्टर मोनिका गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पंडित सुनील भराला साहब जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं श्रम कल्याण बोर्ड के। सबसे पहले सुनील भराला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रशासन ने एक तरीके से ताकीद किया था, ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी ना, सख्ती बरतने की जरूरत थी। वहां पर भी सुधाकर जी को लग रहा है कि सख्ती एक तरफा हो रही है, बीजेपी वालों को छोड़कर बाकियों की गिरफ्तारी हो रही है, लाठी बरसाई जा रही है। लेकिन ये जश्न ना मने, ये तो तय आपको करना था, कोर्ट तक ने कहा था, चुनाव आयोग ने कहा था। नहीं, ऐसा कहीं एक कोई किसी प्रकार का अपवाद अगर कहीं आया है तो वो भी हमारे संज्ञान में है नहीं। लेकिन कानून सबके लिए एक है, कानून अलग अलग नहीं है। कानून सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए काम करेगा और एक काम करेगा, दोनों को पूरा एक तरह से काम करेगा। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून है, उसमें सत्ताधारी और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा अतुल जी। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहीं भी किसी प्रकार की जहाँ जीत हो रही, मैं भी इस समय अपने मातृ सदन भराला में हूँ और बहुत सारे प्रत्याशी जीत करके गए, बहुत सादगी से आए गए चले गए। कोई किसी प्रकार की माला और कहीं किस प्रकार के कोई अपवाद हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि अगर इस प्रकार के कोई काम करेगा तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पंडित सुनील भराला साहब, आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या है? वो अच्छी बात है कि अगर है और वो हो रहा है तो बेहतर है। मेरा सवाल ये था कि अपवाद तो होता ही एकाक है। 6 तस्वीरें तो मैं अभी दिखा रहा था अपने दर्शकों को, आगरा से लेकर बहराइच से लेकर तमाम अन्य जगहों पर, उन्नाव से लेकर हर जगह पर कमोबेश वही नजारा है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने पुलिस की भूमिका देखी, पुलिस ने लोगों को अपील की, समझाने की कोशिश की, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। सुधाकर जी कह रहे हैं कि अगर एक्शन हो रहा है तो विपक्ष के लोगों पर हो रहा है। अभी भी उनको लग रहा है कि कोरोना काल में भी बंटवारा हो रहा है। ये आप एक भी अपवाद न छोड़ते, ये स्थिति बनानी थी जिला प्रशासन को। देखिए, ऐसा है अतुल जी, चुनाव की मतगणना हो रही, कर्फ्यू लगा हुआ है और दोनों चीजों का समानता के आधार पर सरकार अपनी भूमिका को निभा रही। सरकार के अधिकारी उस काम को, या कहीं किसी प्रकार की अगर कोई चीजें हैं या ऐसा कोई ऐसी चीजें आ रही है तो वहां का स्थानीय प्रशासन उस पर गंभीरता से लेगा, उसको बाद। ठीक है, आप सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बने रहिए। मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, जरा हम सुन भी लेते हैं और सुना भी देते हैं अपने दर्शकों को। एक भय, नकारात्मक चीजों ने, नकारात्मक सूचनाओं ने एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। हमें तो इस बात में हर व्यक्ति जान रहा है, देश भी, दुनिया भी, प्रदेश भी, हर नागरिक भी, कि कोरोना एक सामान्य वायरस नहीं है, एक महामारी है। और इस महामारी
कि पहली जो वेव थी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कई गुना ज्यादा है, यानी 30 से 50 गुना ये मारक है। और इसका जो संक्रमण है इतना ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति को उसकी चपेट में ला सकता है। और इस दृष्टि से ये सावधानी और ये सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रदेश में लोगों से अपील करनी शुरू की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया, लोगों से इस बारे में अपील जारी करवाना शुरू किया, सारी चीजें अपने आप लाइन पे आती हुई दिखाई दी। हॉस्पिटल्स की स्थिति अगर आप देखें, सामान्य दिनों में अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वह हॉस्पिटल सामान्य दिनों में 500-600 मरीज ही वहां देखने को मिलते थे। 500 है, 400, 300, 450 तक मरीज होते थे। उसमें से मुश्किल से 30-35 लोगों को ऑक्सीजन और 10 से 15 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत स्थिति है। आज अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के कारण, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को वेंटिलेटर HFNC की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, संक्रमण ज्यादा होने के नाते ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अगर मैं आपको आंकड़े दूं कि पहली लहर में प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे, जिन्हें एक्टिव केस कहते हैं, टोटल पूरे उसमें तो प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 68,000 तक आए थे। और हम लोगों ने इसको नियंत्रण करते 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 हम उसको मार्च प्रथम सप्ताह में, यानी फरवरी और मार्च में हम उसे 85-87 तक लेकर के आ गए थे। यानी इतने कम मामले हो गए थे। जो एक दिन में सर्वाधिक मामले जो प्रदेश के अंदर पहली लहर में आए थे वो आए थे 7,500। लेकिन ये सेकंड वेव कितनी संक्रामक है, कितनी तीव्र है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे पास जब जिस दिन पीक था, ये 24 अप्रैल को, उस समय हमारे पास कुल कोविड पॉजिटिव केसेस 3,09,000 तक पहुंच गए थे। और आज फिर इसको नियंत्रित कर, और एक दिन में जो सबसे अधिक केस आए थे उस दिन 38,000 केस आए थे, एक दिन में 38,000। आज इसको नियंत्रण करते करते आज ये केस घट करके 29,000 पर डे प्रतिदिन आ चुके हैं। और प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केस थे, जो पहले 3,09,000 तक थे, अब वो 2,90,000 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी ये एक प्रोग्रेस है, सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर में पहला केस आया था, ये 2 मार्च 2020 को आगरा में एक व्यापारी जो इटली में व्यापार करने के लिए गए थे, उनके साथ में एक कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में आया था। बहरहाल तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत करते हुए खिलाड़ियों से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ भ्रम की भी स्थिति फैलाई गई या फिर कुछ तरीके की दिक्कतें आई, और कोरोना जब बदले हुए स्वरूप में दूसरी लहर में आया तो वहां पर सरकारों के लिए भी वाकई चुनौती हो गई। और जिस तरीके की समस्या आई है उससे निपटना अपने आप में इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है, इसलिए सबको सहयोग करना होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मोनिका गोस्वामी, देखिए राजनीति करने वालों के पास हम जाएंगे तो वही जवाब होगा जो कि हमारे साथ मेहमान बैठे हैं। वो चुनाव भी लड़ेंगे और लड़वाएंगे और ये भी कहेंगे कि नहीं हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन एक आम व्यक्ति की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। ये जो लोग जश्न मना रहे हैं वो क्यों भूल जा रहे हैं कि कल को हो सकता है कि इनको अस्पताल जाने की नौबत आए और फिर यही कहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एक आदेश कोर्ट ने भी दिया, उसको भी मानने को तैयार नहीं। सरकार ने कहा
पुलिसकर्मी जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो सड़क पर खड़े हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको ड्यूटी करनी है। वो कह रहे हैं कि भाई जीत गए तो घर चले जाइए, जश्न मत मनाइए। लोग मानने को तैयार नहीं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। उन्नाव की एक तस्वीर मैंने देखी, वहां पर जो जीता कैंडिडेट है वहां नारे लग रहे हैं, देखो देखो कौन आया, डॉन आया, डॉन आया। बाद में पुलिस आई और ले गई उनको, साथ जीतते ही उनको जेल के लिए पहुंचा दिया है। सवाल इस बात का है कि माइंडसेट क्यों नहीं बदल रहा, वो भी इतनी बड़े खतरे की स्थिति में। इतना बड़ा खतरा एक बार फिर से हमारे बीच में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी जी। कोई राजनीति तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन आम जनता को भी सोचना चाहिए। सरकार साल भर सिखाया है लॉकडाउन, हम सभी और इतनी मौतों के बाद भी हम नहीं पा रहे हैं जी। ताला तो लगाएगी कि कुछ जिम्मेदारी सरकार की तो पहली जिम्मेदारी है ही, और सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बहुत पीछे हटी है। तो साल भर तैयारी करने का अच्छा मौका मिला, पर सारी सरकारों ने उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी जितनी करनी चाहिए। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी भी है। को तैयार नहीं, सरकार ने कहा। बोलिए बोलिए डॉक्टर मोनिका, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि जश्न तो हमेशा मनता ही रहेगा, पूरा जिंदगी है जश्न मनाने के लिए। इस समय आम जनता की चिंता करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आम जनता को भी सोचना चाहिए। हम लोग बस महीने भर के लिए सारे लोग सिर्फ अपने घर में कैद हो जाए, इस समय रोज 8 रुपए पैसे की चिंता न करें, तो शायद हम इस बीमारी से एक ही उपाय है लड़ने का, हम अपने घर में बंद हो, अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है इस बीमारी का। सुधाकर कश्यप साहब, आपने देखिए पूरे इस मामले को राजनीति की तरफ ले जाने की कोशिश की। आपका अधिकार भी है, मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन बेहतर यह होगा कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप हों या भराला साहब हो, ये सब लोग इस बात को समझें कि अभी की स्थिति क्या है। क्या यह जरूरी नहीं है कि राजनीति हम थोड़े दिन के लिए टाल दें? पंचायत चुनाव में जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उसको एहसास हो कि भाई उनको एक जिम्मेदारी मिली है विकास करने के लिए। अभी विनाश वाली स्थिति है, अभी जश्न ना मनाए। ये तो एक कॉमन मैन को भी समझ में आना चाहिए। खतरा इतना बढ़ा हुआ है शहर से लेकर गांव तक। देखिए अतुल प्रताप जी, आप सुलझे हुए एंकर हैं। पहली चीज कहना चाहूंगा, आप सुलझे हुए एंकर हैं और बड़े अच्छे एंकर हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता हूं कि आप अटपटे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मेरा आपसे जानना यह है कि आज आप गली के चुनाव की चर्चा आप कर रहे हैं, आप गली के जिला पंचायत और प्रधान मेंबरों की बात आप कर रहे हैं। क्या आपने अपने माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से ये जानने की जिज्ञासा की कि आपने पश्चिमी बंगाल में इतना बड़ा चुनाव प्रचार किया और आपने देश में चुनाव थोपने का काम किया? कोविड-19 की गंभीर बीमारी से देश जूझ रहा है, देश का जनमानस जिंदगी मौत से जूझ रहा है। क्या ये चुनाव विपक्ष की बैठक के साथ और पक्ष को लेकर साथ में बैठने के साथ क्या ये चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता था? हाईकोर्ट की इंटरफेयर करने के बाद प्रयागराज में कोरोना संक्रमित लोग और डॉक्टर काम करना शुरू कर देते हैं, सरकारी मशीनरी काम करना शुरू कर देती है, और सरकार के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर जनपद में मेरठ से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर शामली और केराना बागपत तक इतने लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या है इनकी व्यवस्था? आप बताइए। कोविड के नाम पे अतुल जी, कोविड के नाम पे देश से विदेश से चंदा आया, आपके देश के पूंजीपतियों ने चंदा देने का काम किया, आपके खिलाड़ियों ने चंदा देने का काम किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देने का काम किया। कोविड-19 की बीमारी वर्ष 2020 में आई, जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आगरा में फला में पाया गया। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे प्रथम मरीज केरल में पाया गया, और जिस समय ट्रंप की रैली कराई जा रही थी तो वो क्यों कराई जा रही थी? 125 करोड़ रुपया का खर्चा ट्रंप की रैली पे हो जाता है, 250 करोड़ का मंदिर पे खर्च हो जाता है, और बचा खुचा बंगाल के चुनाव पे खर्च हो जाता है। देश के जनमानस को वेंटिलेटर नहीं है, देश के जनमानस को ऑक्सीजन नहीं है, देश के जनमानस को अस्पताल में सुविधा नहीं है। और हमारे भाई भराला जी बैठे हैं, ये खुद ही बता देते हैं, इनके घर के गांव के सामने अस्पताल बने हुए हैं, इनके यहाँ भी कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाजिर कह रहे हैं कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आप गाजियाबाद में देख लीजिए, अधिकारी टेलीफोन तक का रिसीव नहीं कर रहे। मेरठ के अधिकारी को टेलीफोन कर लीजिए। भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ अतुल प्रताप जी, मेरा मुद्दा सिर्फ राजनीति बिल्कुल नहीं है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, और भराला जी भी भली बात जानते कि कश्यप समाज का बड़ा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति
व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा आज है जनमानस की जान कैसे बचे, आपकी जान मेरी जान कैसे बचे, उससे मेरा सुधाकर जी देखिए, हम जब भी चर्चा करते हैं ना तो वो चर्चा कोई व्यक्तिगत नहीं होती है। मैंने आप पर प्रश्न नहीं खड़ा किया आपकी पार्टी के लिए या बाकी सभी नेताओं के लिए, और आपने मेरी तारीफ की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अटपटा सवाल कभी नहीं पूछता। अब सुनिए, अब आपने बहुत लंबा बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुनता रहा। अब मैं आपको बोलता हूं, जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद भराला साहब जरूर आपके उन सवालों का जवाब देंगे और मैं चाहूंगा कि वो दे, उनकी जिम्मेदारी है। आप बार बार पश्चिम बंगाल पर जा रहे हैं, आप केरल पर भी जाइए, आप तमिलनाडु पर भी जाइए, आप पुडुचेरी पर भी जाइए, पश्चिम बंगाल पर ही मत जाइए। और अगर आप पश्चिम बंगाल पर भी जा रहे हैं तो भी जाइए। मेरा सवाल यह है कि आपके नेता ही कहते थे ना कि कोरोना कुछ नहीं है, नाम है अखिलेश यादव, और आप ही के नेता ने जाकर एक समर्थन दिया था। जो बहन जी वहां पर जीती हैं, दीदी जीती हैं, वो है ममता दीदी, तो वो भी चुनाव लड़ना चाहती थी और बीजेपी सत्ता में वो भी चुनाव लड़ना चाहती थी। अंतर किसी में नहीं है। मेरे माध्यम से मैंने तो हर बार सवाल उठाया कि चुनाव क्यों जरूरी है, लेकिन जो पक्ष में था वो भी लड़ना चाहता था, जो विपक्ष में था वो भी लड़ना चाहता था। कोई पैर टूटे हुए पैर से फुटबॉल खेल रहा था और अच्छा है जीत मिल गई, मुबारकबाद उनको। सवाल मेरा यह है कि दोनों का हाल तो वही है ना, कोई अंतर नहीं दोनों में दिख रहा। आप व्यक्तिगत तौर पर तो कह रहे हैं कि नहीं आप जनमानस की सोचते हैं, आपके नेता किस मानस की सोचते हैं, सवाल इस बात का भी उठेगा ना। बहरहाल भराला साहब जवाब दीजिए, चुनाव बहुत जरूरी था, आज आप कह रहे हैं कि जो पंचायत का चुनाव है उसमें जश्न न मने। देखिए ऐसा है अतुल जी, आप जानते हैं, आवाज आ रही है मेरी अतुल जी? बिल्कुल, बहुत शानदार आवाज आ रही है, बोलिए, जवाब दीजिएगा जो सवाल उठाया है यहां पर सुधाकर जी ने। अतुल जी, विषय को समझना चाहिए, ये अन्यथा बहस का विषय है नहीं। वैसे जहां चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग को तय करना है लोकतंत्र में किस प्रकार की सारी चीजें हैं, तो वो हम ज्यादा उस पर तर्क पुतर ना करें, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया, जो काल था, उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव का, पंचायत राज का, हम लोग तो हाई कोर्ट भी गए थे इसको लेकर के। तो इस बात को लेकर के दूसरा विषय ये है कि जहां इलेक्शन चुनाव आयोग एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन पर, आयोग पर हम कोई प्रश्न चिन्ह तो आयोग से बात करें, आयोग में कोई रिट डाले तो स्वतंत्रता है सबकी बात करने के लिए उसकी। दूसरा विषय ये कि सरकार की जिम्मेदारी है ये सारी चीजें कि उनको अस्पताल में गैस दिलवाना, कोविड के मरीजों को रैपिड इंजेक्शन दिलवाना, हमें वेंटिलेटर देना, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी को उसको बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता के आधार पर निभा रही है। लेकिन अतुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आप सुन रहे थे कि जिस ये महामारी है और वैश्विक महामारी का मुकाबला आज हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें ये नहीं है कि जब आज लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में जब कोविड मरीज आए हैं, एकदम से पूरी लहर जो दूसरी लहर चली है ये, तो उसको संभालना, उसके लिए सरकार के पास कितने तंत्र थे, कितनी सारी चीजें थी कि सरकार, हमारी सरकार 4 साल से है, तो ऐसा नहीं था कि सरकार पूरा इसको आकर के अलाउद्दीन का दीप जला करके रख दे। हाँ, ये जनता की भी जिम्मेदारी है इस देश के अंदर कि हम लोगों को मास्क लगाने के लिए बाध्यता, सरकार ने कहा कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, हाथ धो, तो अपनी सुरक्षा स्वयं को करने की भी जिम्मेदारी है। उसको सारा सरकार पर अगर निर्भर होकर के बैठ जाना तो ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। सरकार ठीक है सुनील भराला साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी को ही लेकर तो हम सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सख्ती बरतिए इन पे, वो चाहे पंचायत, और पंचायत सुधाकर जी जो आप कह रहे थे ना कि गली गली का चुनाव होता है और भीड़ होती है, वो पंचायत की हो या बंगाल की हो, इसलिए मेरे लिए वो दोनों चीजें अहम है। लेकिन भराला साहब जो आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी अगर प्रशासन इनको नहीं निभा पा रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी हुई? जब कोर्ट ने कह दिया, जब यहां पर खुद प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, फिर भी कुछ अपवाद निकल कर आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना। फिर तो पश्चिम बंगाल पर भी सवाल उठेगा, वो भी आपकी जवाबदेही है, यहां पर भी है। सुधाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप भराला साहब से? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बराला जी का अच्छा ग्राफ है, और ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, मेरा ही पड़ोस है, इनका थोड़ी दूरी का पड़ोस है। मैं बराला जी से अनुरोध कर कहना चाहूंगा
कि जनमानस को देखते हुए कि आप मेरठ मात्र मेरठ से होने के नाते अगर सरकार ने जन सुविधा दे रखी है तो मेरठ के लोगों को बेड ऑक्सीजन ये उपलब्ध करा दिए, मात्र 20 लोगों को करा दीजिए। मैं दे रहा हूँ आपको भी, अभी 20 लोगों की लिस्ट दूंगा आपको, करा दीजिए अगर सरकार ने व्यवस्था की है। ये है मेरा उत्तर अतुल जी। बराला साहब देखिए, एक जनप्रतिनिधि का ये अधिकार है और जो सत्ता में बैठा है विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है कि उनसे वो मांग करे। बड़े सारे उदाहरण आ रहे हैं, देखिए जो सत्ता में बैठा है उनसे जो वो मांग कर रहे हैं और विपक्ष के कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 20 लोगों की लिस्ट है इनके पास, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उन्हीं को सुविधा दिला दीजिए जो नहीं मिल पा रही है। अतुल जी, आप मरीजों की सूची सुधाकर जी से लेकर के मुझे उपलब्ध कराइए और मैं निश्चित रूप से बेड भी दिलवाऊंगा, उन मरीजों को इंजेक्शन भी दिलवाऊंगा, मैं ऑक्सीजन का दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारे अधिकारियों की। मैं ये कहना चाह रहा था कि बीच में बात रह गई थी, जो आज हमारे चिकित्सक है, जो कोरोना वायरस है, जो हमारे पुलिस के जवान है, आज वे भी इंसान है, वो भी परिवार के लोग हैं। आज वो अपनी जान पे खेल करके कोरोना मरीजों से वो जूझ रहे हैं, वो रात दिन लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अस्पतालों के अंदर हालत ये है, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, सबकी हालत ऐसी खराब हो जाती है काम करते करते। तो हम सबको आज ऐसी इस गंभीर बीमारी को नहीं, ये तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी हमारी है वो हमें ही निभानी पड़ेगी। राजनीति करने वाले तो हर चीज में राजनीति करते हैं, कभी आप करते हैं, कभी वो करते हैं, लेकिन एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी होती है अपने समाज के प्रति। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे काम समाजवादी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी दल जो सत्ता में बैठा है उसी को करना है। उनकी जिम्मेदारी अलग होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी की जवाबदेही और जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए। जब भाव ये जब तक नहीं आएगा तब तक इस देश में बदलाव भी नहीं आएगा। बहुत जल्दी से डॉक्टर संदीप पाटिल, इस तरीके से अगर स्थिति बनी रहेगी तो आपको क्या लगता है खतरा कितना बढ़ रहा है? एक तरफ देखिए अब कोर्ट कह रही है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें लॉकडाउन की तरफ लोग जाएं। इसी देश में जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया था तो बहुत सारे लोगों ने तब सवाल खड़े किए, बहुत कुछ बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कहा गया। उस लॉकडाउन से हमने पहले फेज में एक अच्छा परिणाम भी लिया इसी देश में। उस वक्त ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, तमाम बड़े संसाधन वाले देश, वहां की स्थिति बदहाल हो गई थी। हमने लॉकडाउन का जो फैसला किया था वो अच्छा था। इस बार लॉकडाउन को लेकर बहुत सहज तरीके से कोई बात नहीं कर पा रहा है, रुक रुक कर कदम उठ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो फिर वो आर्थिक परिणाम क्या आएंगे, तमाम चीजें क्या आएंगी, जबकि परिस्थितियां और ज्यादा खतरनाक है। उसमें अगर एक आम आदमी का माइंडसेट नहीं बदलेगा तो डॉक्टर्स तो ऐसे ही काम करते रहे, ऑक्सीजन आती रहे, लोग भी आते रहेंगे पेशेंट के तौर पर। बिल्कुल अतुल जी, अगर हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं और जो स्थिति आगे आने वाली है वो बहुत ही भयावह और खतरनाक है। ये भारत को हमें वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सीखना चाहिए, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया। इन लोगों ने बहुत देर दिनों तक लॉकडाउन लगा के रखा। उन्होंने लॉकडाउन एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार लगाया। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लॉकडाउन लगाए हैं। हमें लॉकडाउन इसलिए लगाना है कि हमें जो सुविधा है उनको सीधे करने के लिए या सही करने के लिए हमें लॉकडाउन की जरूरत है जी। डॉक्टर्स के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है उसके लिए हमें लॉकडाउन की जरूरत है। डॉक्टर और फ्रंट लाइनर कब तक काम करेंगे बेचारे, उनकी भी लाइफ है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो कहाँ तक हम लोगों को सपोर्ट दे पाएंगे। अगर आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर बेचारे इतने थक चुके हैं कि वो जाना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कुछ मरीज ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। ओके, तो हमें लॉकडाउन इसलिए नहीं चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। हमें लॉकडाउन इसलिए चाहिए कि जो हमारे चीजें सीधी हो उनको हम इन प्लेस कर पाए, उनको हम ला पाए। इस चीज के लिए हमें लॉकडाउन की जरूरत है। कौन सी पार्टी क्या बोलती है इससे इम्पोर्टेंट हमारा इस देश का एक एक नागरिक बचे, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी पार्टी हो, भगवा हो या रेड हो, जरूरत नहीं है कि हम इसको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें। अगर हम इस स्टूडियो से बाहर जाएंगे तो हमारा सबसे पहला हमारा धर्म है सोसाइटी। उस सोसाइटी के लिए हमें सपोर्ट करना है। तो उसको अगर हमें एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक जो भी हो जिनको बचाना है, उसके लिए लॉकडाउन इसलिए चाहिए ताकि वो घर में बैठे और प्रशासन, शासन और
गवर्नमेंट और सरकार को ये टाइम मिले, जो भी सुविधा उनको चाहिए वो हम इन प्लेस हॉस्पिटल्स में लगा पाए, हॉस्पिटल्स को दे पाए, लोगों को हम जो सुविधा चाहिए वो अरेंज कर पाए। इन सब चीजों की जरूरत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जो सुविधा हमें मिल रही है, जो चाहिए, वो भी नहीं मिल पाएंगी। तो आगे बढ़ के हम और बिल्कुल खराब स्थिति में जाएंगे, अच्छी स्थिति में नहीं जाने वाले। ठीक है डॉक्टर मोनिका, एक डॉक्टर के तौर पर जो आप लोगों का सजेशन होगा वो उसी क्षेत्र के लिए है और उन तमाम मरीजों के लिए जो कि संक्रमित हो चुके हैं या हो सकते हैं ऐसे मरीज तैयार। लेकिन नेताओं का अपना तरीका होता है समझने समझाने का। लॉकडाउन लगेगा तो कहेंगे क्यों लगा दिया, लोग भूखे मर जाएंगे, आर्थिक ढांचा खत्म हो गया, अब नहीं लग रहा है तो भी कहा जा रहा है क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये कई तरह की चीजें होती हैं, हाँ में भी गड़बड़ है, ना में भी गड़बड़ है। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये स्थिति अगर जैसा पंचायत चुनाव हो सकता है 1-2 दिन में जश्न की तस्वीरें खत्म हो जाएं, लेकिन एक आम दिन में, किसी चुनाव में नहीं, एक आम दिन में भी अगर माइंडसेट नहीं बदला तो जो अभी की पैनिक सिचुएशन है या जिस तरीके की परिस्थितियां हैं संक्रमण को लेकर दूर दराज के इलाकों तक, गांव-गांव तक, ये कितना और नुकसान हमें पहुंचाएगा, इस देश इस प्रदेश को पहुंचाएगा? जी, सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारियां नहीं है, हमारी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है। मेडिकल सिस्टम कितना भी हम मजबूत बना ले, अगर इस तरीके से रोगी बढ़ते रहे तो सारा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। इसको हम मेंटेन तभी कर पाएंगे जब हमारा संख्या कम हो। अब सरकार लॉकडाउन लगाए अथवा ना लगाए, हमें इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि हमें अपने घर में बैठना है। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मौत से डर हो गया है, लोग अननेसेसरी घूम रहे हैं, जबकि इतनी बुरी स्थिति है उसके बावजूद भी लोगों को डर नहीं लग रहा है। इसलिए मेडिकल स्टाफ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो कब तक कोरोना मरीज को हम इस तरीके से कब तक सेवा करता रहेगा। और सरकार के संज्ञान में मैं एक चीज और डालना चाहूंगी कि पिछली बार जो हम लोग देखते थे सारे वार्ड में सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ ही अलाउ था, इस बार हमारे पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट भी अलाउ है। इससे हो क्या रहा है कि जो अटेंडेंट पेशेंट के पास जाता है वो कोरोना पॉजिटिव होती ही है, वो जिस वैसे से ट्रेवल करता है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, वहाँ जितने लोग बैठे होते हैं। उसके बाद वो घर आता है, उस घर में भी सारे लोगों को पॉजिटिव कर देता है। तो हम कितना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए कि कोरोना पेशेंट से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछली बार ऐसा किया था, लेकिन हम लोग भी ऑब्जेक्शन बहुत उठाते हैं गवर्नमेंट से, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं गवर्नमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट के काम को लेकर के। तो एक खुद ये काम करना चाहिए। और दूसरा, होम्योपैथिक और आयुर्वेद को उन्होंने बिल्कुल किनारे करके रखा हुआ है, साथ में उसको भी जरूर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम कितना प्रोवाइड कराते रहेंगे, ऑक्सीजन तो पर डे चाहिए और ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन वही लंग्स, अगर होम्योपैथी की दवाई उनको, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी की दवाई उनको मिलती है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। कम ऑक्सीजन में हमारे जो पेशेंट के डैमेज लंग्स हैं वो रिकवरी करेंगे और पेशेंट को हम कम से कम दिनों में। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, देखिए यहाँ पर चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो और खुद हमारी जो संस्कृति है आयुर्वेद, उन तीनों का अगर समावेश होगा तो उसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है लेकिन पैनिक बटन दबा हुआ है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, फिर वो सरकार की तरफ भागेंगे, फिर कुछ लोगों को राजनीति करने का भी मौका मिलेगा। कुछ जगहों पर जेन्युइन केस है वाकई कि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि अचानक से इस बार के स्ट्रेन में ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति बनी, इसकी तैयारी हमने नहीं की थी, हमने सीखा नहीं, जो आपने पहले भी कहा था। पंडित सुनील भराला साहब, मुझे बताया गया है कि आपको जाना है, फाइनल कमेंट्री में आपका चाहूंगा। यहां पर आपने शुरुआत की, आपने कहा कुछ अपवाद हो सकते हैं। आप इतने मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आपको पता है कि राजनीति में एक अपवाद भी भारी पड़ जाता है। और उसका जिक्र भी देखिए यहां पर कर रहे थे सुधाकर जी कि 2022 में पता चलेगा। अभी से उन्होंने इस मौके को लेकर अवसर तलाश लिया है। लेकिन आप लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ती तब है जब आप कहते हैं कि नहीं भाई हम तैयार भी थे, हम तैयारी करके बैठे थे, हमने उस वक्त भी कड़े फैसले लिए जब कोरोना दुनिया में पहली बार आया था, भारत में आया था, और हम उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। कमियां तो दिखी हैं और वो कमियां होनी भी चाहिए इस देश में। अगर हम इसी तरीके से सरकारों के साथ और विपक्ष के साथ सिर्फ बात और विवाद करते रहे, वो दिखेगा, ऐसा होगा ही होगा इतने बड़े पॉपुलेशन की कंट्री में। लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम वो निर्देश तो चले जाते, एक सख्त आदेश तो चला जाता। किसी की ऐसी हिम्मत कैसे कि सरकार के कहने के बाद, कोर्ट के कहने के बाद वो जश्न मना रहा है,
हजारों का जुलूस निकाल रहा, बाइक रैली निकाल रहा, और निकाल ही नहीं रहा, वीडियो बनाकर बकायदा अपलोड करा रहा, उसको कोई डर नहीं है कानून का। देखिए अतुल जी, ये विषय पंचायत चुनाव का बहुत ही गली मोहल्ले गांव के हैं। आप देखिएगा किस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के अंदर समूचे राज्य में चुनाव निमटे हैं। अब चुनाव निमटे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का, चुनाव निमटा है गांव के सदस्य का, चुनाव निमटा है अपने गांव के प्रधान का, चुनाव निमटा है जिला पंचायत सदस्य का। तो जो प्रत्याशी इस प्रकार के हैं ये, तो ये जैसे मान लो एक प्रकार से गए गांव में पहुंचे तो वहां ढोल धमाका ये सब चीजें। आपको मैं एक बात और अतुल जी बताना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छी बात की डॉक्टर मोनिका जी ने कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी भी हम लोग बहुत प्रेरित कर रहे हैं, सरकार के लोग इतना प्रेरित कर रहे हैं, इतना जन जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाओ और 2 गज दूरी का फासला बनाओ, भीड़ इकट्ठा ना हो। उसके बावजूद भी आप जाकर के आपके चैनल के बराला साहब, फिर तो सुधाकर जी की बात भी मुझे सही लगेगी ना। आप यहाँ पे कह रहे हैं पंचायत चुनाव में मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र आगे फॉलो करो। बंगाल में कहते थे आप कि देखिए कितनी अच्छी भीड़ है, निमट गया है और सारे काम हो चुके हैं। 2022 की बात अभी नहीं करेंगे, अभी हमें विश्व महामारी से लड़ना है, हमें कोरोना योद्धाओं के साथ खड़े रहना है, उनको हमें ऊर्जा देनी है, उनके साथ काम करके उनको उत्साहित करना है। हमें डिमोरलाइज नहीं करना उन लोगों को। आज डॉक्टरों को हमें उत्साहित करना पड़ेगा, हमें सफाई कर्मचारी को उत्साहित करना पड़ेगा, हमें पुलिसकर्मी को उत्साहित करना है। आज कोरोना में कोई पॉजिटिव मरीज जब डेड हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जो उसकी बॉडी भी लेने नहीं आते। हमारे पुलिस के जवान, हमारे डॉक्टर वो जाकर के उनके अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। तो ऐसे उसमें काम चल रहा है साथियों। ये आज जो है हमें सबको एक साथ जो है मेहनत से और इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को महामारी से बचाने का, और अभी बताया था मुख्यमंत्री जी ने घटते हुए हमारे हैं अभी देखो हम 38,000 पे चले गए तो अब 29,000 पाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से अभी सरकार ने लॉकडाउन की जहां बात है, लॉकडाउन तो अपने आप लगाना पड़ेगा सोम को, कि हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, इस बीमारी से बचना पड़ेगा और सरकार की जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सरकार कहां तक उसके साथ जाएगी, सरकार उसको कितने लोगों को हम गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, हम डंडा भी नहीं चला सकते। हम चाहते हैं कि किसी पर किसी प्रकार का कोई बोझ ना पड़े, लेकिन निर्देशों का पालन लेकिन निर्देशों का पालन कराने के लिए कई बार सख्ती बरतनी पड़ती है, वो चाहे किसी का भी हो। ये नहीं मानूंगा कि सुधाकर जी कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष वालों को, अगर वो गलत करें तो उन पर भी सख्ती बरतिए और पक्ष वालों पर भी सख्ती बरतिए। ये आम जनता है और जनता के बीच के ये जनप्रतिनिधि और इनके समर्थक हैं। अगर एक आदमी एक अच्छा मिसाल यहां पर कायम कर रहा कि वो जीतने के बाद घर में जाकर चुपचाप अपने अकेले है क्योंकि उसे पता है कि कोरोना है और फिर उससे हमें लड़ना भी है। बहुत शुक्रिया पंडित सुनील भराल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधाकर कश्यप साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट्री में आपका चाहूंगा। देखिए राजनीति तो होती रहेगी लेकिन तब होगी ना जब जीवन रहेगा, सुरक्षित रहेंगे। हमने देखा कि इसी कोरोना काल के सेकेंड दौर में बड़े बड़े नेताओं को हमने खोया, बड़े बड़े दिग्गजों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हमने खोया जो कि भविष्य में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते थे या एक और अच्छा उनका कोई और अंश हो सकता था, अंशदान हो सकता था समाज के लिए, लेकिन एक झटके में उनका जीवन चला गया। वो चाहे बीजेपी के हों या किसी और दल के हों, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे पुलिसकर्मी हो, शिक्षक हो, खिलाड़ी हो, कला क्षेत्र के लोग हो, मीडिया कर्मी हो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिसने सबको झकझोर दिया है। आज भी अगर हम बंगाल का सिर्फ जिक्र करेंगे और पंचायत चुनाव में जो हल्ला हो रहा है उसको छोड़ देंगे तो यह भी अपने आप में समाज के साथ एक जनप्रतिनिधि मजाक करेगा, ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। संदेश एकदम क्लियर होना चाहिए सबके लिए। देखिए अतुल भाई, जिनको जवाब देना था वो जवाब दिए बगैर चले गए। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, डिबेट अगर हो रही है तो उस डिबेट का कुछ तर्क निकल के आना चाहिए। इस डिबेट का कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, नजर भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको पहली बार में नजर आ गया था ना कि मैं अटपटे सवाल पूछता हूं, आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल दिख रहा है। नहीं, तर्क निकलना चाहिए और उसका परिणाम भी निकलना चाहिए। मेरा सवाल यही था कि अगर आप मैं सुनूंगा ना, मैं सुनूंगा आपको। अरे सुधाकर जी, मैं सुन रहा हूं आपको, और समय दे दूंगा बोलने के लिए, और समय दे दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, पहला सवाल मैंने किया था और तब से आपने शुरू कर दिया कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, वहीं से तर्क खत्म हो गए थे। तर्क तो वहीं से आपने शुरू कर दिया था।
आप ये देखिए की हालात से गुजर रहा है, 1 साल से कोविड-19 की बीमारी आई हुई है। मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ, बार बार आपसे भी जानना चाहता हूँ, अगली बार आप पूछ लेना कि इतना घाई हुआ, इतना पैसा आया, इस प्रदेश सरकार ने की व्यवस्था दिखाई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ एक चीज मैं पूछ लूं आपसे, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, मुझे आपके नेता जो है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कोरोना तो कुछ है ही नहीं, तो वैक्सीन क्यों लगवा बिल्कुल बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया। अगर अगर ढूंढेंगे तो आपको बाइट मिल जाएगी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। कोरोना कुछ नहीं है, किसने कहा था सोच लीजिए। आज आपको कोरोना को लेकर चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वाकई स्थिति खराब है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि ना पत्रकार बच रहे, ना कलाकार बच रहे, ना नेता बच रहे, ना आम जनता बच रही। लेकिन जब आपने कहा था ना कि कोरोना कुछ नहीं है, और आज आपको डर सता रहा है और 20 लोगों की लिस्ट लेकर आप आए हैं, तो ये होना ही था, स्वाभाविक है। और इसमें सिर्फ आपका ही दोष नहीं है, इसमें हम सबका दोष है। सरकार भी सुस्त हो गई, सरकार ने भी सोच लिया कि हाँ हमने लड़ाई लड़ ली, और हमने भी सोच लिया, हमने भी मास्क पहनना छोड़ दिया। मैं एक आम व्यक्ति की और अपनी बात कर रहा हूं, तो ये हमारा भी उतना ही दोष है, सिर्फ आपका या उनका दोष नहीं है। मैं तो अपने आप को भी दोषी मानता हूं इसके लिए। लेकिन सर सुधाकर जी, इतना ध्यान रखिए कि कभी कहते थे कोरोना नहीं है, आज कोरोना ने सब बर्बाद कर दिया, इसका आपको एहसास हो रहा है। बहरहाल समझ लीजिए कि जीवन नहीं आएगा। ये मुझे समझ में आया था, तभी तो मैंने आपको चर्चा में बुलाया और आपसे पूछ रहा हूं लगातार कि जीवन रहेगा तभी तो नेतागिरी होगी ना, तभी तो मैं पत्रकारिता करूंगा ना, तभी तो ये पंचायत जो चुनाव जीते हैं, ये गांव की तस्वीर बदल देंगे, सृष्टि की रचना फिर से कर देंगे। ये तभी कर पाएंगे जब खुद जीवित रहेंगे। मैं यही तो समझा रहा हूं। वहां पर भी आप विपक्ष वालों पर एक्शन हो रहा है, पक्ष वालों पर नहीं हो रहा है, ये भी तर्क दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं जीत हुई है वो सपा के कैंडिडेट्स की हुई है, बीजेपी वालों को हरा दिया है, बीजेपी वाले हार के भी जश्न मना रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरा सवाल यही है, राजनीति मत करिए ना, बांटिए मत वहां पर, बांटिए मत वहां पर। डॉक्टर मोनिका, ये अगर भाव रहेगा तो फिर उसका परिणाम यही रहेगा जो आपने पहले ही बता दिया है। डॉक्टर मोनिका जी, देखिए हार जीत तो नेताओं के लिए है, आम पब्लिक के लिए हार जीत का कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी जिंदगी बचानी है, दूसरों की जिंदगी बचानी है। सरकार इस पे काम करे और बेहतर ढंग से काम करे कि ये कोरोना पेशेंट कम कैसे हो, और बाकी व्यवस्थाएं तो सरकार को मुहैया करानी है। बिल्कुल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को कैसे अप्लाई करें, इस पे भी सरकार को ध्यान देना है। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट हैं उनको इस समय खत्म करना चाहिए, उसको लॉक करना चाहिए, नहीं तो कोरोना पेशेंट कभी। देखिए, एक बड़ा सुझाव है कि अटेंडेंट को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इनके समर्थकों को लेकर गाइडलाइंस आ रही हैं। ये भी अपने आप में एक डॉक्टर का सुझाव है। एक भीड़ अगर कहीं पे भी इकट्ठा हो रही है किसी भी जरिए, तो उसको तोड़ने का, उसको रोकने का अगर यहां पर प्रयास होगा तो शायद उसका परिणाम सकारात्मक ही निकलेगा। डॉक्टर संदीप पाटिल, फाइनल कमेंट आपका भी। अतुल जी, जो चीजें हैं वो ये है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसको तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए लोगों को। और उसके अलावा ये है कि आप खुद को आप ही बचा सकते हो, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। आज की स्थिति में न सरकार आपको सहायता कर सकती है, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप बच के आएंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो जरूरी है कि आप खुद अपने आप को सेफ रखें, खुद अपने आप को बचा के रखें। आप बचेंगे तो आपका परिवार बचेगा, ये प्रदेश बचेगा, ये देश बचेगा। चले, बहुत शुक्रिया सुधाकर सिंह कश्यप साहब आपका, संदीप जी आपका और डॉक्टर मोनिका आपका। तो खुद को भी बचाना खुद के लिए जिम्मेदारी है। इस भाव से अगर सोचें तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये जश्न मनाते हम देख रहे थे, जिनको शायद पता भी नहीं है कि कल को उनको अगर संक्रमण हो जाएगा तो जिसके लिए जश्न मना रहे थे शायद वो भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। खड़ा हो भी गया तो शायद सिस्टम इस तरीके का नहीं मिल पाएगा या सुविधाएं इस तरीके की नहीं मिल पाएंगी। फिर वो किसको कोसेंगे, इनको या फिर उसी को जिसके खिलाफ वोट देकर इनको जीत मनाकर जश्न मना रहे हैं। नमस्कार।